इज मार्च 20 क्वेश्चन पेपर 42। ठीक है, मार्च 20 है, क्वेश्चन पेपर 42 है। अच्छा पेपर है, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन इट, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग है इसमें, मजे का पेपर है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सवाल है एंड मोस्ट ऑफ ऑल इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, काफी ज्यादा कैंसिलेशन इस दफा नहीं होगी। अच्छा, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इट वाज द वर्क डन per unit mass in moving that mass from infinity to a point within a gravitational field। सो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, द टेस्ट इज अ सैटेलाइट ऑफ मास 360 kg in a circular orbit about the earth as shown in figure 1.1। तो ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है, ठीक है जी। टेस्ट ये इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ ने बताया हुआ 6.4 × 10⁻⁶। अच्छा, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस एंड द मास ऑफ द अर्थ कंसीडर्ड टू बी अ पॉइंट मास एट इट्स सेंटर इज दिस मच। ठीक है, ये मास हो गया अर्थ का, ये रेडियस हो गया अर्थ का। It takes TESS 13.7 days to orbit the Earth. Show that the radius of orbit of TESS is this much. क्या इस्तेमाल करें हम? FC equals to FG, exactly. FC equals to FG, और FC को फिर कैसे खोलूं? Which formula to open FC with? mr omega square. Very good, because we need to be putting in this टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है जी। सो मैं इसको खोल रहा हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको खोल रहा हूँ जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। सो व्हाट डू वी सी मास एंड मास कैंसिल आउट हो गए, ये बन गया आर क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर को खोला तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बन गया, और ये बन गया जी एम। अच्छा, ना आर क्यूब वी डू नॉट नो द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ टेस्ट, हमें ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ टेस्ट ही निकालना है, तो आर क्यूब को आर क्यूब छोड़ देते। अच्छा, 4 पाई स्क्वायर ऐसा का वैसा आ गया, टी स्क्वायर क्या लिखा हुआ है 13.7 डेज। सो 13.7 डेज है, हर डे में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सो ये आ गया, एंड दिस ऑल्सो होल स्क्वायर। ये लाइन लंबी कर देते थोड़ी सी, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर से कर देता, and that will equals to what? That will equals to 6.67 into 10 to the power minus 11, and then mass जो है वो हमारा 6.0 into 10 to the power 24 है, जो अर्थ का है। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और क्यूब रूट लगा देते हैं फॉर द फाइनल आंसर। तो so yes, we are getting the same, so this becomes 2.4, 1 2 3 4 5 6 7 8, so this is 2.4 into 10 to the power 8। ये जो है 2 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट, हम 2 सिग्निफिकेंट दे रहे हैं। अच्छा, मैंने बोलता दिखाओ ये है, ठीक है, हमने दिखा, ठीक है कोई मसला नहीं, ये दिखाना था हमारा आगे। अच्छा, कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टेस्ट इन ऑर्बिट एंड टेस्ट ऑन अ लॉन्च पैड on the surface of the earth। तो change in gravitational energy कैसे निकलता था? It was through this formula के delta phi into mass। delta phi कैसा आएगा? It was phi final minus phi initial and then into mass, and then finally जो हमारा phi final होता है वो हो गया minus gm upon r final, then minus gm upon r initial, and then into mass करना है। एक काम करते हैं, जी एम एम को कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। सो जी एम एम, और ये बन जाएगा प्लस हो गया 1 अपॉन आर इनिशियल माइनस 1 अपॉन आर फाइनल। सो ऐसे निकालेंगे। जी क्या है? जी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास एम क्या था अर्थ का? वो था 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24। हमें टेस्ट का मास चाहिए है, टेस्ट का मास देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है। टेस्ट का मास दिया हुआ था, टेस्ट का मास जो है वो 360 kg है। सो टेस्ट का मास जो है वो 360 आ गया। 1 अपॉन आर इनिशियल। अच्छा, आर इनिशियल कहते हैं कि इनिशियली लॉन्च पैड पे था, तो इनिशियल क्या हो गया? लॉन्च पैड ऑब्वियसली सरफेस पे होगा, तो यानी 6.4 इंटू द पावर 6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो 1 अपॉन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन फाइनल क्या था? फाइनल ये था
जो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट में है 2.4 इंटू 10⁻8। सो 2.4 इंटू 10⁻8। ठीक है जी, आप लोग भी कैलकुलेट करो। सो आई एम गेटिंग 2.191 इंटू 10⁻10। यही आ रहा है। ओके जी, परफेक्ट हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? वी हैड वंस अगेन हमने टू सिग्निफिकेंट वैल्यूज हमारे करने वाली, तो दिस शैल बी टू सिग्निफिकेंट, वी विल राइट दिस डाउन टू 2.2 इंटू 10⁻10। अच्छा, नेक्स्ट वन, use the information in B1 to calculate the ratio gravitational field strength on surface of Earth upon gravitational field strength at location of tests in orbit। ठीक है जी, तो gravitational field strength का फॉर्मूला क्या था? जो G है that was GM over R square, right? अच्छा ना, मुझे निकालना है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि वो हो जाएगा GM, और हमने कहा था जो सरफेस पे था वो आर इनिशियल था, तो आर इनिशियल स्क्वायर अपॉन एट टेस्ट, तो जी एम अपॉन जो हमने फाइनल कहा था तो आर फाइनल स्क्वायर। अच्छा, व्हाट डू वी सी? वील सी ये जी एम और ये जी एम कैंसिल, रेशियो क्या बन जाएगा? रेशियो बन जाएगा आर एफ स्क्वायर, सबसे ऊपर आ जाएगा, आर एफ स्क्वायर अपॉन आर आई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, एंड देन फाइनली लेट्स प्लग इन दीज टू वैल्यूज जो हमारे पास आ रही हैं। हमारा फाइनल क्या था? दैट वाज 2.4 इंटू 10⁻8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सरफेस पे क्या था? 6.4 इंटू 10⁻6। सो 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग? 1406.25। और इस आंसर को फाइनल कैसे लिखो? हाउ डू यू राइट दिस आंसर इज फाइनल? 1.4 इंटू 10⁻3, बिल्कुल सही। 1.4 इंटू 10⁻3 भी लिख सकते हो, या 1400 भी लिखना हो तो वो भी सही है। ठीक है, आई एम गोइंग टू गो विद कशिश's आंसर, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। नॉट 1.41, 1.4, टू सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्योंकि हमने टू सिग्निफिकेंट वैल्यू इस्तेमाल करी है उसमें। अच्छा, आ जाओ इधर। A large container of volume 85 meter cube is filled with 110 kg of an ideal gas. The pressure of the gas is 1.0 into 10⁻5 pascals at temperature T. The mass of 1 mole of the gas is 32 grams. Show that the temperature T of the gas is approximately 300 Kelvin. कैसे करें इस क्वेश्चन को? PV equals to nRT। कशिश बोल रही है भाई PV equals to nRT। अच्छा, P तो पता है हमें, V भी पता है, वी कैन सी V इधर है, P आ गया। आई डोंट नो व्हाट्स N, आई नो व्हाट्स R, आई डोंट नो व्हाट्स द टेम्परेचर। तो N ढूंढना पड़ जाएगा इस केस में। तो हाउ डू यू थिंक आई कैन फाइंड आउट व्हाट दैट N विल बी? कैन वी वर्क आउट द N फ्रॉम समवेयर ओवर हियर? Mass over mr, very good. So number of moles is mass upon mr slash ar। ठीक है जी, इस फॉर्मूला में मास क्या है? ग्राम्स में जाता है। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा। तो मास कितना दिया हुआ है हमें? 110 kg दिया हुआ है। सो 110 इंटू 10⁻3, क्योंकि इस वाले फॉर्मूला में ग्राम्स में जाता है मास। MRAR क्या है? दैट इज 32 ग्राम्स। सो 32 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो व्हाट इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग? सबसे पहले तो ये मोल्स निकाल लेते हैं क्या है। ये काम करते, छोड़ो, हम यही वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट इस्तेमाल करेंगे। लेट्स जस्ट पुट दिस इन नेक्स्ट इनटू द फॉर्मूला। PV इक्वल्स टू nRT। प्रेशर क्या था? प्रेशर जो था वो 1 इंटू 10⁵ था। वॉल्यूम जो था वो 85 मीटर क्यूब था। N is 110 इंटू 10⁻3 अपॉन 32। R is 8.31 एंड टेम्परेचर T हमें निकालना है। Is temperature T working out to be 300 Kelvin as they say? Yes, perfect. So 300 Kelvin it is working out to be 297.5। ठीक हो गया। Actually, the temperature of the gas is increased to 350 Kelvin at constant volume. The specific heat capacity of the gas for this change is 0.66 joule per kilogram per Kelvin. Calculate the energy supplied to the gas by heating. सो मैंने उसका टेम्परेचर 300 से 350 केल्विन कर दिया है। ठीक है जी, उन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई हमें। हाउ डू यू थिंक वी कैन वर्क आउट द हीट एनर्जी जो हमने इस गैस को दी? MC डेल्टा थीटा, वेरी गुड। सो Q विल इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा। अच्छा, M क्या था? M जो था वो हमारा था 110 kg।
अच्छा, ये जो हमें दी हुई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी यूनिट्स देख लें, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में, यानी हम टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में डालेंगे और किलोग्राम डालेंगे, ठीक है जी। तो मास जो है वो हमारा था 110, सो आई विल पुट इन 110 केजीज, केजीज। अच्छा जी, 0.66 ये आ गया, और डेल्टा थीटा क्या है, 300 केल्विन से 350 केल्विन, सो दैट मींस दैट्स अ टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ 50 केल्विन। व्हाट इज द क्यू वर्किंग आउट टू बी? 3630. How do I give my final answer? 3600. Perfect. अच्छा जी, अब आ जाओ आगे। एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कॉजेज प्रेशर इन द कंटेनर। तो याद होगा हमने ये देखा था कि ये प्रेशर किस तरह से होता है, तो हम लेट्स सी दैट कि ये प्रेशर कैसे कॉज होता है। अच्छा ना, यू नो दैट द मॉलिक्यूल्स frequently collide with each other gain in kinetic energy effective collision. What? Elastic collision, is this an ideal gas? This is an ideal gas. तो इलास्टिक कोलिजन कहते हैं उसको, और उसमें काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं होता, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। Actually, the molecules upon colliding with the walls of the container rebound at the same speed they approached with. ऐसा क्यों? Because elastic collisions, right? They approached with elastic collision. ठीक है जी, ये लिख दिया हमने। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से एक मोमेंटम चेंज कॉज हो रहा है, राइट? देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, एंड हेंस या देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम की जगह, क्योंकि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, तो ऐसे करते हैं देयर इज अ रेट चेंज ऑफ मोमेंटम लिख लेते हैं, ठीक है जी। दैट वुड बी अ मच मोर बेटर, एक ही चीज जो है वो दो जगह आ जाएगी। तो देयर इज अ रेट चेंज ऑफ मोमेंटम which causes a force on the wall. There are many there are many small forces. ये हर पार्टिकल वजह से बहुत सारी forces एक दफा में act कर रही होती हैं। There are many forces, small, there are many such forces acting on the wall due to many collisions. And so that and so the total forces divided by the total area of the wall generates a pressure, right? क्योंकि pressure क्या था? It was force upon area. तो इधर से पूरी कहानी है, ये हो गया, ठीक है जी। खैर ये बहरहाल ये A2 का कुछ खास इसमें कोई बात नहीं थी, नहीं, ये सब कुछ ये AS की ही बात थी। ये जो हमने जो इलास्टिक हमने जो ये इसकी इक्वेशन डिराइव करी थी, ठीक है जी। तो जो इसकी ड्राइव 1/3 NMC² जो डिराइव करी थी, उसमें हमने यही सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सारे AS के थे, ठीक है जी। तो दैट वाज दैट। आई होप ये क्लियर हो। अब अगर आ जाए तो इस तरह से ही लिख के आना है, मेक श्योर एवरीथिंग आप क्लियर करके आओ। अच्छा, the temperature of a gas depends on the root mean square speed of its molecules. Calculate the ratio RMS speed of gas molecules at 350 Kelvin, RMS speed of gas molecules at 300 Kelvin. ये कैसे करेंगे? Kinetic ratio with temperature. I'll go with Wajiha's answer. I believe वजीहा ये कह रही है कि रिकॉल करो अपनी वो वाला रिलेशनशिप जो हमने डिराइव किया था
यू नो वन इक्वेशन इज 1/3 NmC²। ठीक है जी, ये क्या है, ये PV के बराबर है, इट इज बराबर टू PV। एक और इक्वेशन है दैट इज NKT। ठीक है जी, व्हेन यू इक्वेटेड दीज टू सो 1/3 NmC² जो था PV की जगह में अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो NKT आ रहा है। ओवर हियर यू सॉ कि N और N कैंसिल। ठीक है जी, नाउ कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो व्हाट डू वी सी दैट C² is directly proportional to temperature. So this is the thing, that the mean square speed is directly proportional to the temperature of the gas. So this is the relationship that we'll be using. इसको recall कर लो, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया है, mean square speed is directly proportional to temperature। अभी क्या मांग रहे हैं, ये RMS स्पीड मांग रहे हैं, तो हमें दोनों साइड्स को स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। लेट्स स्क्वायर रूट बोथ ऑफ देम। तो ये आ जाता है कि जो CRMS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टी के। ठीक है जी, देन आई कैन रिमूव दिस इक्वल टू, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन इक्वल टू ला सकता हूँ, कांस्टेंट ला सकता हूँ। तो आई कैन से दैट CRMS अपॉन टी अपॉन रूट ऑफ टी विल इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के, एंड अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको भी 1 कह दूं, तो आई कैन गेट सम CRMS2 I can get some CRMS2 upon root of T2। ठीक है, और फिर इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है CRMS1, जैसे करते हैं CRMS at 350 और CRMS at 300। सो CRMS 350 अपॉन ये वाला अगर मैं लिख दूं CRMS 300, तो ये किस बराबर है, ये वाला ऊपर जाएगा, यानी 350 वाला ऊपर जाएगा। सो 350 ऊपर गया, और नीचे क्या है, ये T2 है जो हमने ये 300 लिखा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 300। व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी? एंड सबको समझ में आया, याद आया है किस तरह से कर देते वाला? ठीक है, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। जो डेरिवेशन करी उसके बाद ही नेक्स्ट स्लाइड पे आई हैव डिराइव्ड 4-5 मोर फॉर्मूलाज फॉर यू। ठीक है जी, तो इसको जो है वो जरूर देख लीजिएगा, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1.080 जो है ये आ गया, एंड आई बिलीव हमने 350 और 300 टू सिग्निफिकेंट एक है, 1 सिग्निफिकेंट इधर है, 1 सिग्निफिकेंट बहुत कम हो जाएगी। आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद 1.1, मैं 2 सिग्निफिकेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 300 केल्विन जो हमने लिखी थी या निकाली थी, अच्छा वो तो उन्होंने खुद ही दी थी। ठीक है जी, तो नहीं हमने निकाली थी, तो हमने उसको 2 सिग्निफिकेंट करना था, लेकिन हमारे पास लिमिटेशन क्या थी कि हम उसको कर नहीं पा रहे थे 2 सिग्निफिकेंट, तो हमने इसलिए 600 लिख दिया। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद द 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू हुई 1.1। ठीक है जी, सो दिस वाज दिस क्वेश्चन इज वेल। अ बॉडी अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कल भी देखा था, बनाया था खुद, इस दफा इन्होंने खुद ही दे दिए हैं आपको। स्टेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस। So can you guys from this graph give me the amplitude of the oscillation? 0.05. Very good. So x naught तो ये है ना, x के एक्सिस पे आएगा, so this is x naught and this is negative x naught। वो v naught है और ये नेगेटिव v naught। ठीक है, तो हम ये वाली पढ़ेंगे 0.04 0.06 के एग्जैक्ट सेंटर में है, तो यानी ये 0.05 है। एक मिस्टेक हम कर देंगे, 0.042 4446 2 सिग्निफिकेंट इसको रीड ऑफ कर सकते हो, तो इसलिए ये 0.050 है, नॉट 0.05। अच्छा, फिर आ जाओ, कैलकुलेट द पीरियड टी ऑफ द ऑसिलेशंस। हाउ डू यू थिंक आई कैन वर्क आउट द पीरियड टी ऑफ द ऑसिलेशंस यूजिंग दिस ग्राफ? एनी आइडियाज? डू यू गाइज रिमेंबर द फॉर्मूला that V naught equals to omega x naught? ये याद है? याद आया? राइट, वेलोसिटी क्या थी? दैट वाज ओमेगा स्क्वायर x naught स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। राइट, दिस वाज द डेरिवेशन, x सॉरी x स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब मुझे सॉरी ये भी नहीं था, ये भी v स्क्वायर था, सो दिस वाज v स्क्वायर। तो जब मैं ये ढूंढना चाह रहा था कि आपको क्या पता है आपका v नॉट कब होता है? v नॉट तब होता है जब x 0 होता है ना? v नॉट इज v इज मैक्सिमम एंड x इज 0, तो यानी ये 0 डालेंगे तो v नॉट आ रहा होगा। तो v नॉट स्क्वायर विल इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दोगे v नॉट इक्वल्स टू ओमेगा x नॉट। ठीक है, बहरहाल मैंने लेक्चर में भी करवाया है, गो रिव्यू द लेक्चर, ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, भूल जाता है बंदा, लेकिन ये देखने पे पासवर्ड करने पे याद आ जाएंगी। तो v नॉट लूंगा मैं 0.42, आई एम टेकिंग v नॉट एज 0.42, ओमेगा की जगह मैं 2 पाई ओवर टी डाल रहा हूं, x नॉट की जगह मैं ये डाल रहा हूं 0.050।
and let's work out what the time period is. So 2 pi 0.050 upon 0.42. What is the answer working out to be? 0.7479 और भजिया ने राउंडेड ऑफ आंसर दे दिया 0.75 सेकेंड्स. ठीक है जी. अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? ऑन फिगर 3.1 लेबल विद अ पी अ पॉइंट वेयर द बॉडी हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो आपको कह रहे हैं कि इस ग्राफ पे कहीं पे भी एक पॉइंट पी लेबल करो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो. सो वेयर इज द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम? एक सिंपल पेंडुलम होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होती है इसके पूरे मोशन में? मैक्स डिस्प्लेसमेंट पे. यस, ठीक है जी. सो इट इज गोइंग टू बी एट, या तो ये मार्क कर दो पी, या फिर ये भी मार्क कर सकते हो पी. ठीक है जी, मैं दोनों मार्क कर रहा हूँ. रिव्यू करते हुए देख लोगे तो आसानी हो जाएगी, वरना कोई सी भी एक मार्क करके आना. ठीक है जी, मैं आप लोगों के मार्क कर रहा हूँ, कोई भी आपने एक मार्क कर लिया. अच्छा, और ये भी याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है जब आपकी डिस्प्लेसमेंट्स मैक्सिमम होती है. ठीक है जी, याद करो वो जो ग्राफ था, जो आपके पास जो एनर्जीज के ग्राफ थे वो सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के. तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनता है ऐसे, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनता है ऐसे, टोटल एनर्जी ग्राफ ये है. तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? मैक्सिमम बीच में, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? बीच में होती है. उसके लिए काइनेटिक एनर्जी बीच में मैक्सिमम होती है. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होते हो, यानी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है? वो पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी है. और टोटल एनर्जी इन दोनों की ये मैक्सिमम पॉइंट्स में से क्रॉस करती हुई जा रही होती है. ठीक है जी. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है जी, रिकॉल कर लेना है. वैसे तो कुछ खासा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी बहुत बातें आई बिलीव निकल जाती है दिमाग से, तो मे बी जस्ट गो एंड रिव्यू, तो कोई मसला नहीं होगा. अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ अ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 3.2. स्प्रिंग है, मैग्नेट है, कॉइल है, और ये रेजिस्टर के साथ एक स्विच लगा हुआ है. वन पोल ऑफ द मैग्नेट is situated in a coil of wire. The coil is connected in series with a switch and a resistor. The switch is open. The magnet is displaced vertically and then released. The magnet oscillates with simple harmonic motion. State Faraday's law of electromagnetic induction. So let's state Faraday's law of electromagnetic induction. It states that the induced EMF across the ends of a conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage through it. ठीक है. अच्छा, पहले तो डिस्प्लेस किया था, तो क्या हुआ? डिस्प्लेस करके सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है. ठीक है जी, ये स्विच खुला हुआ था, तो यानी जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो भी रहा था इस कॉइल में, वो करंट कहीं जा नहीं पा रहा था, क्योंकि करंट जाने का कोई रास्ता नहीं था. ठीक है जी, अब वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने स्विच बंद कर दिया, तो यानी जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट बनाएगा, तो करंट फ्लो करेगा. ठीक है जी. एक्सप्लेन व्हाई द ऑसिलेशंस ऑफ द मैग्नेट आर डैम्प्ड. तो व्हाई नाउ अपॉन क्लोजिंग द स्विच, व्हाई आर द ऑसिलेशंस डैम्प्ड नाउ? एनी आइडियाज? नो आइडियाज? अच्छा, पहले तो शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि स्विच अब क्लोज हो गया, तो नाउ करंट कैन फ्लो द सर्किट. तो एज द स्विच इज क्लोज्ड, current can now flow in the circuit. ठीक है जी. हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है लेंजेस लॉ. लेंजेस लॉ होता है हमेशा ईएमएफ ऐसे इंड्यूस करेगा कि अपोज करे चेंज को. तो ईएमएफ इन द सोलेनॉइड या कॉइल इज इंड्यूस्ड इन सच अ मैनर. ठीक है. इन ईएमएफ की जगह मैं करंट लिख रहा हूं, पहले से ही लोकलाइज कर रहा हूं क्योंकि मुझे करंट की बात करनी है. करंट इन द कॉइल इज इंड्यूस्ड इन सच ए मैनर that it produces an opposing field to the magnet. This causes a force on the magnet
विच क्रिएट्स डैम्पिंग। ठीक है जी, मैं इस फोर्स को रेजिस्टिव फोर्स लिख रहा हूँ क्योंकि वो उसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, डैम्पिंग। ठीक है, क्लास रीस्टार्ट हो रही है, आप लोग आ जाओ जल्दी से, फिर हम इस बाकी के पेपर को कंटिन्यू करते हैं। दिस कॉजेज अ resistive force on the magnet. Explain why ultrasound used in medical diagnosis is emitted in pulses. तो अल्ट्रासाउंड वो चीज वो थी वो पल्सेस में क्यों भेजी जाती है? Why not एक continuous तौर से पे वो साउंड प्रोड्यूस कर? Why is it in pulses? Why do you think they're sent out in pulses? क्या रीजन होंगे इसके? No ideas. तो डोंट यू थिंक के देखो एक ही प्रोब था ना, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही प्रोब पे प्रोड्यूस भी कर रहे हो, एक ही प्रोब पे आप रिसीव भी कर रहे हो। तो first प्रॉब्लम इज दिस, द फर्स्ट प्रॉब्लम, अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी इमिटेड एंड डिटेक्टेड एट द सेम टाइम। वेरी गुड भजिया, भजिया ने दूसरे दे दिया। पहला तो ये हो गया कि क्योंकि आपका एक ही प्रोब है, यू हैव वन प्रोब ओनली, जिससे आप डिटेक्ट भी कर रहे हो, जिससे आप वो भी कर रहे हो, इमिट भी कर रहे हो। ठीक है जी, अगर तो ये होता है कि ये दो होते तो ये इमिट करता है, डिटेक्ट कर लेगा, हो जाती कहानी, हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं। मसला क्या है, डिटेक्ट भी करता है और इमिट भी यही करता है। तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ टाइम डिले between the emitted and the detected so that you can decipher के क्या कहानी है। अगर ये इमिट भी कर रहा है और ये डिटेक्ट भी कर रहा है, तो अगर ये कंटिन्यूस भेज रहा होता है, मतलब ये 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस भेज रहा है भेज रहा है भेज रहा है भेज रहा है, तो रिफ्लेक्ट करके जो आएगा उसको पता ही नहीं चलेगा रिफ्लेक्ट करके आया क्या है। तो इट हैज टू गो इन पल्सेस। ठीक है जी, सो लेट्स डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम लिख लेते हैं, दी अल्ट्रासाउंड्स are emitted by are emitted and detected by a single probe, and hence pulses are used as the probe, yeah, you, as we cannot detect ultrasounds while producing them. So this is the main reason for that. अच्छा, ये दो अलग चीजें, एक ट्रांसीवर प्रोब के बारे में जो हम लिख रहे हैं कि एक ही है ये, और दूसरी चीज ये कि डिटेक्ट और प्रोड्यूस एक साथ नहीं हो सकती। अच्छा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस। तो ये डिटेक्शन का लफ्ज आया, ठीक है, मैंने यूज का आंसर लिखवाया है, मैंने जनरेशन का आंसर लिखाया है, यूज का ही कुछ पार्ट था जिसमें डिटेक्शन लिखते थे हम। सो व्हाट शुड वी बी राइटिंग, क्या पार्ट लिखें इसमें जिसमें डिटेक्शन बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाए। Quartz are used to vibrate the crystals. Quartz are not used to vibrate the crystals. Basically, quartz के crystals होते हैं जो vibrate करते हैं। बिल्कुल सही बात करी प्रदीप ने। प्रदीप ने कहा कि the detection is done by piezoelectric, या फिर आप क्वार्ट्ज भी लिख दो, तो भी क्वार्ट्ज बेसिकली piezoelectric के होते हैं। तो डिटेक्शन इज डन बाय piezoelectric quartz crystals। ठीक है, होता क्या है, होता यह है कि व्हेन अल्ट्रासाउंड्स हिट देम, they cause them to resonate, क्योंकि उनकी और इसकी ऑलरेडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर देते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल काटते थे ताकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। तो व्हेन अल्ट्रासाउंड्स हिट देम दे कॉज देम टू रेजोनेट। ठीक है जी, अपॉन विच द क्रिस्टल compresses and stretches. As the silicon and oxygen atoms are not coincident and alternating EMF across the crystal,
इज प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया। तो डिटेक्शन में ये वो मैंने दोनों एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन टू यू प्रोडक्शन भी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्शन क्या की, ऑल्टरनेट करंट लगाते हो ताकि क्या हो, वो रेजोनेट करे, रेजोनेट करके वो भेजेगा। ठीक है जी। और क्यों रेजोनेट करते हुए, क्यों जो है बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट लगाते हुए क्यों ये हरकत होती है, बिकॉज सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स कोइंसिडेंट नहीं होते, तो ये स्ट्रेच कंप्रेस करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी का उल्टा है, ये इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, अल्ट्रासाउंड जब आके लगती है स्ट्रेच कंप्रेस करवाएगी। इसको हमने पहले से ही काटा हुआ था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच हुई भी हो। तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच होती है, स्ट्रेच कंप्रेस बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स क्योंकि कोइंसिडेंट नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से इसकी प्लेट के क्रॉस चार्ज डेवलप होता है। वो चार्ज ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेच कंप्रेस आप कह जा रहे हो, तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एक बना और आपने वो मेजर कर लिया। ये हमारी डिटेक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अप हमें क्या दिया हुआ है, द स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंसेस Z of some media are given in table 4.1। एयर की स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपिडेंस, जेल की स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपिडेंस, सॉफ्ट टिश्यू की स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपिडेंस। द स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपिडेंस ऑफ टू मीडिया आर Z1 and Z2। द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट A alpha for the boundary of these two media is given by Z1 minus Z2 whole square upon Z1 plus Z2 whole square, यानी delta Z upon sum of Z whole square। Calculate to three significant figures the fraction of the ultrasound intensity that is reflected at a boundary between air and soft tissue। तो we need to work out air and soft tissue के बीच में क्या हो रहा है। काफी आसान है, बस फॉर्मूला में डालना है, कुछ मुश्किल कहानी है नहीं इसमें। तो ऐसा करते हैं, Z1 minus Z2 ऐसा कर लेते हैं, 4.3 सॉरी 1.6 into power 6, so 1.6 into 10 to the power 6 minus 4.3 into 10 to the power 2 whole square। और नीचे यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस बीच में प्लस डाल देंगे। सो और इसको प्लस कर देते हैं। सो व्हाट इज द आंसर फॉर अल्फा दैट वी आर गेटिंग, यस इट इज कमिंग। सो हमें नजर क्या आ रहा है, हमें नजर ये आ रहा है कि एयर, देखो सॉफ्ट टिश्यू क्या, सॉफ्ट टिश्यू समथिंग लाइक योर स्किन। एयर से जब स्किन में डायरेक्ट भेजते हो अल्ट्रासाउंड, तो क्या होता है, 0.999 यानी 99.9% रिफ्लेक्ट कर जाती है, बॉडी में कुछ जाता ही नहीं है। बॉडी में 0.0001% जाता है, तो सॉरी 0.0001 हिस्सा जाता है बस। तो दैट इज वेरी लेस। ठीक है। और याद होगा आई टोल्ड यू कि हमेशा जेल लगाते, तो जेल से यू इंप्रूव क्या हो कि वो ट्रांसमिशन ज्यादा हो, सारी रिफ्लेक्शन ना हो। सो एयर एंड सॉफ्ट टिश्यू इज रियली बैड। इधर ही आगे देख लोगे, use your value in B1 to explain why gel is applied to the surface of the skin during an ultrasound scan। तो हम ये कैसे करेंगे, why is gel applied? Gel is applied so that most of the sound is transmitted instead of being reflected, इसलिए हम जेल लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नाउ हाउ इज दिस वर्किंग, ये जेल और सॉफ्ट टिश्यू वाला ये कैसे पता चलेगा कि ये मोस्ट ऑफ द साउंड विल बी ट्रांसमिटेड। ठीक है। एक तो एक्सपेरिमेंट एलिमेंट्स होगा, लेकिन अगर मुझे मैथ्स के थ्रू बताना हो तो अल्फा क्या है, अल्फा है डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, मसला क्या था, मसला ये था, ये देखो एयर का 10 टू द पावर 2 है, सॉफ्ट टिश्यू का 10 पावर 6 है। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। 10 टू द पावर 4 का डिफरेंस आएगा नॉनदलेस। ठीक है, इतना तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। नहीं 10 टू पावर, फॉरगेट अबाउट 10 पावर 4, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है नो मैटर व्हाट वी डू। लेकिन अगर जेल और सॉफ्ट टिश्यू को देखोगे तो जेल और सॉफ्ट टिश्यू में 0.1 का डिफरेंस है बस, बाकी सब सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, बस 0.1 का डिफरेंस है। तो बात क्या बनी, बात ये बनी, जब डेल्टा जेड बहुत ज्यादा होता है ना, जब डेल्टा जेड बहुत ज्यादा होगा तो फिर अल्फा भी ज्यादा आएगा, राइट। ऑब्वियसली जो भी न्यूमरेटर अगर वो ज्यादा है तो फिर अल्फा भी ज्यादा आएगा। और अगर अगर डेल्टा जेड बहुत छोटा होता है तो इसका मतलब है अल्फा भी बहुत छोटा आएगा, बिकॉज अगेन न्यूमरेटर में है। सो जेल और सॉफ्ट टिश्यू इसलिए इस्तेमाल होते हैं, जेल इज यूज्ड ऑन सॉफ्ट टिश्यू बिकॉज दे हैव सिमिलर अकूस्टिक इम्पिडेंसेस। उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द साउंड इज ट्रांसमिटेड इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टेड, इन कॉन्ट्रास्ट टू जो एयर वाली केस है। ठीक है। तो आई एम जस्ट फेयरिंग दिस अप ओवर हियर ताकि रिव्यू करते हुए ये याद रहे। सो डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड होल स्क्वायर, this will decrease when you decrease the delta z। So gel is applied so that most of the sound is transmitted instead of reflected,
एंड देन लेट्स क्लेरिफाई जेल चल क्यों रही है. सो जेल वर्क्स गुड as it and soft tissue have similar acoustic impedances and therefore delta Z is lesser and alpha is also less. Alpha क्या था? Alpha था factor transmitted, so factor reflected less. Any problems with this question? Any problems with this part? Clear हुआ? Are we happy? Okay. आगे चलो. This is not in course. ठीक है, ये वाला course में नहीं है. So we will not be doing this. What we will be doing is, however, this one. Two positively charged identical metal spheres A and B have their centers separated by a distance of 24 centimeters shown in figure 2.6.1. एक sphere A एक sphere B है. X जो है वो मेरे ख्याल से variable distance है और ये 24 centimeters से दूर है एक दूसरे से. The variation with distance x from the center of A of the electric field strength E due to the two spheres along the line joining their centers is represented in figure 6.2. ठीक है जी, तो ये दिखा रहे हैं आपको. अच्छा, now ignoring जो next लिखा हुआ है part, my question to you is, are they like charges or unlike charges? पहले तो आंसर करो, are they like or are they unlike? Because there is null point. Very good. So because there is a null point or because there is a क्या कहते हैं, there is a change in direction. ठीक है जी. तो ये इसलिए. अच्छा, now अब the second question to you. These are identical spheres, यानी इनका radius is same. ठीक है जी, radius इनका same है. ठीक है. I want you to tell me which is the greater charge. कौन सा चार्ज ग्रेटर है? ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? लेफ्ट वाला बड़ा है. ठीक है जी, तो साहिर इज करेक्ट, लेफ्ट वाला बड़ा है. वो क्यों? बिकॉज अगर हम इसकी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देख लें तो वो क्या आ रही है? वो बड़ी आ रही है, गिवन दैट कि दोनों के रेडियस सिमिलर थे. ठीक है जी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहा ठीक है इसका बड़ा होगा चार्ज. यू नीड टू चेक वन मोर थिंग इसके साथ. जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हो कि आई वांट टू कोट विच चार्ज ग्रेटर देन, यू नीड टू आल्सो चेक कि दोनों के रेडियाई सिमिलर हो. ठीक है जी, तो अगर दोनों के रेडियाई सिमिलर है तो देन यू कैन यूज द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है जी. What other way was there to deduce कौन सा चार्ज बड़ा है या कौन सा चार्ज छोटा है without looking at the initial electric field strengths? कोई और तरीका था हमारे पास? सवाल ये है कि इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से तुमने बता दिया कि इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने देखा क्योंकि रेडियस सिमिलर थे, तो इस केस में पता चल रहा है लेफ्ट वाला बड़ा है. Was there any other way कि अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझो मैं देता यहाँ से 4 से लेके 20 तक का ग्राफ, मैं सिर्फ इतना देता, बस इतनी पिक्चर होती है आपके पास, तो मुझे बताओ इसको देखते हुए विच चार्ज डिस्टेंस 0 से मेजर होगा, कौन सा ज्यादा दूर है. वेरी गुड. सो साहिर सेज कि भाई देखो दो मेथड्स है. एक मेथड तो साहिर ने बता दिया, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया. इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देख सकते हो कब? तब जब रेडियाई सिमिलर हो. अगर रेडियस सिमिलर ना हो या ग्राफी का छोटा सा हिस्सा दिया हो तो फिर क्या देखना पड़ेगा? नल पॉइंट किस चार्ज से ज्यादा करीब. तो हमें पता है, हमें नजर आ रहा है नल पॉइंट ये रहा 16 पे है. null point is definitely closer to this charge than it is to this charge. तो बात क्या बनी? बात ये बनी कि जिस चार्ज से ज्यादा करीब होता है नल पॉइंट वो छोटा चार्ज होता है. सो मोस्ट डेफिनेटली राइट वाला चार्ज इज छोटा. ठीक है, ये हमने इतना सब कुछ कर लिया. आपसे पूछ रहे हैं स्टेट द रेडियस ऑफ द टू स्फीयर्स. सो इस ग्राफ से हम कैसे बताएं रेडियस क्या है दोनों स्फीयर्स का? Can we work out the radius using this graph? 2 centimeter. How साहिर? साहिर 2 centimeter कैसे बोल रहे हो? Straight line 22 से 24 inside sphere. Very good. साहिर कहते हैं कि inside of the sphere electric field strength was 0. यानी ये हम यहाँ पे कहाँ पे थे? ये surface of the sphere पे होंगे. ठीक है. और कहाँ तक electric field strength 0 है? जहां तक उन्होंने बोला था बीच से कर रहे हैं मेजर.
तो यानी जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हुई वहां तक तो 2 सेंटीमीटर गैप आ रहा है। इसी तरह इधर भी 22 से 24 2 सेंटीमीटर के दौरान हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 थी, तो दैट मींस 2.0 सेंटीमीटर। वन सेकेंड 2.0 के लिख रहा हूं बिकॉज आप 2 सिग्निफिकेंट इधर रीड ऑफ कर सकते हो। तो 2.0 सेंटीमीटर इज आर रेडियस फॉर द टू चार्जेस। ठीक है, एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर? हमने बहुत सारी डिस्कशन इसमें कर ली थी कि ये लाइक चार्जेस है और क्या कही थी, और हमने कहा था कि लेफ्ट वाला चार्ज ज्यादा बड़ा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इधर आ जाओ। द चार्ज ऑन स्फीयर ए इज दिस, डिटरमिन द चार्ज क्यू बी ऑन स्फीयर बी, assume that spheres A and B can be treated as point charges at their centers, explain your working। तो हाउ, इन्होंने बोल दिया ए का चार्ज ये है, ठीक है जी, वी नीड टू सम हाउ डिड्यूस द चार्ज ऑफ बी। ठीक है जी, ए का चार्ज ये लिखा हुआ है और ये ग्राफ दिया हुआ है, दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। सो हाउ डू यू थिंक वी कैन डिटरमिन द charge of B? Any ideas? Very open-ended question. के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर तो फोर्स होती है, तो फोर्स फिर क्या है, फोर्स अगर पता होती तो के क्यू, अगर मुझे ये पता हो कि फोर्स क्या थी तो देन आई कैन यूज के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, राइट? फोर्स पता चल गई और फिर कर लेंगे। एट 16 सेंटीमीटर ई ए इक्वल्स टू ई बी, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरी गुड प्रदीप। प्रदीप कह रहे हैं कि यहाँ पे इधर योर नल पॉइंट एग्जिस्ट्स, नल पॉइंट एग्जिस्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम ए है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम बी के बराबर है 16 सेंटीमीटर पे। सो वी शैल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो हमें प्रदीप बोल रहे हैं। तो एट 16 सेंटीमीटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए विल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट बी। याद होगा कल भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाया जिसमें वो चार्जेस का रेशियो बोल रहे थे, तो मैंने कहा था चार्जेस का रेशियो इज बेस्ट टू टेक एट दिस नल पॉइंट, क्योंकि और कोई पॉइंट सेंस नहीं बनाता है। तो ए ए इक्वल्स टू ई बी, और ये कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा के क्यू ए अपॉन आर ए इक्वल्स टू के क्यू बी अपॉन आर बी। एंड नाउ सॉरी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, माय बैड। सो के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है ना, सो नीचे आर स्क्वायर डालना, एंड देन के और के उड़ा दो, देन लेट्स जस्ट पुट इन आवर वैल्यूज। अच्छा, क्यू ए क्या बताया हुआ हमें, क्यू ए बताया हुआ 3.6 इंटू 10 टू पावर -9, ये हमें ये दिया हुआ। आर ए क्या था, आर ए जो था वो आ रहा है 2 से लेके 16 तक, राइट? सो इट्स फ्रॉम 2 to 16, तो इसका मतलब इट इज 14, ऐसा ही है? नहीं सॉरी, 16 ही होगा बिकॉज सेंटर तो इसका 0 पे था ना, सेंटर इसका 0, तो 16 ही लेंगे हम, पूरा 16 ले रहे हैं। लेट्स जस्ट टेक पूरा 16 इधर। तो 16 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर विल इक्वल्स टू क्यू बी, ये हमें नहीं पता, और आर बी क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा जो इधर से डिस्टेंस आ रहा है, यानी 24 - 16 दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो 8 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, आई बिलीव के I am getting a 9 into 10 to the power -10। ठीक है जी, सो आई विल राइट दिस टू। अच्छा, ये 2 सिग्निफिकेंट दिया हुआ था, ग्राफ से भी हम वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट ऑफ कर सकते, तो मैं इसको भी 2 सिग्निफिकेंट लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस इज 9.0 इंटू 10 पावर -10, 9 इंटू 20 पावर -10। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, फिर स्फीयर बी इज रिमूव्ड, स्फीयर बी को इन्होंने हटा दिया। यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम बी टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ए। तो स्फीयर बी अगर हम हटा दें, सिर्फ स्फीयर ए को रखने दें, तो स्फीयर ए के सरफेस पे कैसे देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ए? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने याद, वोल्टेज का फॉर्मूला था V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर, राइट? क्यू ओवर 4 पाई ई नॉट एंड देन आर। अच्छा, सो के की जगह के डाल देते हैं, 8.99 इंटू 10 पावर -9। क्यू हम किसका डाल देंगे, क्यू हम डाल देंगे स्फीयर ए का, क्योंकि हमें स्फीयर सिर्फ
ए रह गया, ठीक है जी। देयर इज नो स्फीयर बी, तो कोई पोटेंशियल्स ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ स्फीयर ए का ही करना पड़ेगा। सो क्यू ए क्या है, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁹ and radius of a नहीं, सॉरी, distance of surface from the center of A, तो यानी वो रेडियस हो जाएगा। रेडियस हमने निकाला था कि वो 2 सेंटीमीटर आ रहा है, सो 2 इंटू 10⁻⁻², ये आ गया। सो व्हाट इज द पोटेंशियल वर्किंग आउट टू बी? तो वजीहा कह रही है कि आंसर आ रहा है 1600। ओके, एक्चुअली देन calculate the capacitance of sphere A. So how do you work out the capacitance of sphere A? Given sphere A is a round charge, is a spherical charge, या मे बी समथिंग एल्स जो हम इतनी कहानी कर चुके हैं अब तक, आई गेस। कैन वी डू दैट? कैपेसिटेंस का कोई फॉर्मूला जो हमें याद हो, या कुछ और? चार्ज अपॉन वोल्टेज, वेरी गुड। सो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। यस, चार्ज हमारा क्या आ गया? चार्ज हमारा आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁹, और वोल्टेज यानी इसका पोटेंशियल 1600 आ गया। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर कमिंग आउट टू बी? 2.25 into 10 to the power minus 12. So 2.25 into 10 to the power minus 12. ठीक हो गया, and we'll round this off to 2.3 into 10 to the power minus 12. That should be our फाइनल आंसर फैराड्स में, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट ऑन हमारे पास क्या है? दिस क्वेश्चन वी कैन नॉट डू, ठीक है जी, क्योंकि इसमें थर्मिस्टर का ग्राफ है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह चीजें हैं। ये जो है ज्यादा उस नई चीज में चला गया जो हमारे कोर्स से हट गई है। खैर, बहरहाल, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, मैग्नेटिक स्ट्रिंग नहीं। तो अ रीजन और स्पेस where a current carrying conductor or moving charge perpendicular to field or a magnetic material or a magnetic pole experiences a force। ठीक है जी। अब आप ये सारी चीजें नहीं लिख के आना, ठीक है, मैंने आप लोगों को लिखा है। यू चूज एनी वन थिंग एंड डिफाइन इट थ्रू दैट। आई वुड से करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड में लेके आ जाओगे, दैट इज मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि हमने उसका अपना बनाया हुआ स्टेबल, तो दैट इज द बेस्ट वन। और एक्सपीरियंसेस आ फोर्स। एक्चुअली अब आ जाओ इधर। ये क्या चीज थी? डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज दिस थिंग कॉल्ड? ये जो मैग्नेट था, उसको बैलेंस पैनल पे रखते थे, फिर कोई तार थी उसमें से करंट भेजते थे। व्हाट वाज दिस apparatus कॉल्ड? This is a current balance. Very good. So current balance is used to measure the magnetic field strength. Acha. The apparatus shown in figure 8.1 is used in experiment to find the magnetic flux density B between the poles of a horseshoe magnet. Assume that the magnetic field is uniform between the poles of magnet and zero elsewhere. तो 300 मिलीमीटर इसकी टोटल लेंथ है, 45 मिलीमीटर ये पोल्स की लेंथ है, हॉर्सशू मैग्नेट मेटल रॉड है। The rigid metal rod of length 300 millimeter is fixed in position perpendicular to the direction of the magnetic field. The poles of the magnet are both 45 millimeter long. There is a current in the rod that causes a force on the rod. The balance is used to measure the magnitude of the force. The variation with current I of the force on the rod is shown in figure 8.2. तो ये हमें फोर्स की वेरिएशन दे दी है करंट के साथ, ठीक है। बोल रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। द वेरिएशन करंट आए ऑफ द फोर्स ऑन द रॉड दी हुई है, यानी जो फोर्स रॉड पे लग रही है बिकॉज ऑफ इट्स करंट। तो बिल्कुल सही है, वी डोंट नीड टू बी कंसीडरिंग एनीथिंग एल्स। तो वजीहा कह रही है कि यू नो एफ इक्वल्स टू बी आई एल। स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको बी चाहिए तो आप क्या करोगे? आप एफ को डिवाइडेड बाय आई और एल कर दोगे। तो एफ क्या आ रही है हमारी? एफ हमारी आ रही है अच्छा, यू कैन यूज लीनियर लॉ एज वेल, लेकिन क्योंकि ये रेशियो ग्रेडियंट जीरो ओरिजिन में से पास थ्रू करिए तो कैन यूज द रेशियो वाला मेथड भी। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द रेशियो वाला मेथड इन दिस केस, और कोई भी अच्छा सा पॉइंट चुन लेते हैं जो
हमें जो है वो सही की वैल्यू दे दे, ज्यादा ख्वारी ना करनी पड़े। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस वैल्यू, ये 4 मिली न्यूटन की फोर्स विच इज कमिंग एट 2.2 एम्पेयर्स। ठीक है जी। सो 4 इंटू 10⁻³ 4 मिली न्यूटन, 2.2 एम्पेयर्स, और अब मुझे लेंथ डालनी है। सो लेंथ 300 मिलीमीटर डालूं या 45 मिलीमीटर डालूं? 45। वाई 45? वाई नॉट 300? लेंथ तो पूरे कंडक्टर के तो 300 है। वाई चूज 45 फ्रॉम दिस? ये तो मैग्नेट की है ना, इनसाइड मैग्नेट, वेरी गुड। सो दैट इज द लेंथ दैट इज इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, वो चूज आपने करनी होती है हमेशा। सो 45 इंटू 10⁻³ millimeters था ना? Yes. So what is the answer that we're getting? 0.0400 टेस्ला। परफेक्ट। अच्छा, आ जाओ अब इधर। In a different experiment, electrons are accelerated through a potential difference and then enter a region of magnetic field. The magnetic field is into the plane of the paper. ठीक है, यानी अंदर जा रही है, यानी एक्सिस के शेप में। दिस इज एक्सिस के शेप में। ठीक है जी। और and is perpendicular to the direction of travel of the electrons as written in figure 8.3. Explain why the electrons follow a circular path when inside the region of the magnetic field. So why are they having a circular path inside of the field? तो वजिया ने जो है वो सही आंसर दिया है। सच में तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, लेकिन सर्कुलर मोशन की कंडीशन, वो रूट कंडीशन जरूर याद रखनी है, वो लिखनी आनी हमें, लिख के आनी हमें। अच्छा, वो रूट कंडीशन क्या है? वो रूट कंडीशन ये है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है उसके हमेशा परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होती है। तो आपकी वेलोसिटी जैसे भी उसकी हमेशा उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चल रही होगी। दैट इज व्हाट इज प्रोड्यूसिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रही है जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन बना रहा है। ठीक है जी। सो the magnetic force on the particle is always perpendicular, to the motion of the या फिर velocity of the electron, and so it provides the necessary centripetal force। ठीक है जी। अच्छा, अब 2 मार्क्स का मैंने जवाब तो लिख लिया, मैंने सर्कुलर पाथ भी प्रूव कर दिया, मैंने सब बता दिया, मैं सर्कुलर मोशन की पूरी कहानी बता दी। ठीक है, लेकिन मुझे एक और पॉइंटर और लिखना है, तो व्हाट आई विल बी राइटिंग फॉर दैट। ठीक है जी। मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ है, नई चीज है। याद होगा कुछ हमने ऐसा किया था, थोड़ा सा एम्बिगुअस सा है क्योंकि इससे पहले कभी इस पे इतना इन्फ्लुएंस डाला हुआ नहीं है, तो ये इसमें आया हुआ है। खैर बहरहाल, वो मार्क्स स्कीम में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही ड्यूरिंग दिस सर्कुलर मोशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद होगा हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एक इस जिसमें ये होता था कि मैग्नेटिक फील्ड ये बनी हुई थी और उसमें एक स्पाइरल सा कुछ बन रहा था यहाँ पे, और उसके साथ एक पार्टिकल यूं स्पाइरल में घूम रहा था। वो याद है वाला क्वेश्चन? सो द डिफरेंस बिटवीन अ सर्कुलर मोशन, के सर्कुलर मोशन हो और एक स्पाइरल में, डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी जो है स्पाइरल मोशन में डिक्रीज कर रही होती है। राइट, सो बेसिकली हमें क्या याद है? हमें पता है कि जो हमारी आर था वो था mv/bq, राइट? द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इज mv/bq। सो इफ थ्रू आउट द मोशन आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो आपका रेडियस भी डिक्रीज करेगा। तो ये सर्कल पहले जो बड़े रेडियस का बन रहा था, फिर ये डिक्रीज करता 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 ये स्पाइरल बन जाता है इंस्टेड ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी। तो सर्कुलर पाथ क्यों फॉलो हो रहा है? सर्कुलर मोशन अलग, ये सर्कुलर पाथ पे बात कर रहे हैं, तो मे बी कीप दिस इन माइंड। ये भी थोड़ा सा ये है, आई वुडंट एक्सपेक्ट सब इस पे सही आंसर किया हो क्योंकि जो है ये काफी एम्बिगुअस सी चीज है। लेकिन सर्कुलर पाथ क्यों है? इट्स नॉट फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ। दूसरी बात भी याद होगी कि हमने एक और क्वेश्चन किया था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आया था, ऐसे घुसा था, इट केम लाइक दिस। ठीक है, तो वो फिर यूं हीलिक्स कॉइल की तरह निकला था, याद होगा? तो उसमें भी इसको सर्कुलर मोशन तो करना था, लेकिन मसला क्या था कि इसके पास हमेशा एक वेलोसिटी ऐसी वीएक्स कांस्टेंट रह रही थी। तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना तो चाह रहा था, अगर वीएक्स नहीं होती तो सर्कुलर मोशन नहीं लगता। लेकिन मसला क्या था? वीएक्स इसको हमेशा आगे की तरफ लेके जाई जा रही थी, आगे की तरफ लेके जा रही थी, इसलिए ये
इस तरह से एक दफा करके निकल गया. सो दीज आर डिफरेंट पाथ्स दैट यू कैन टेक ड्यू टू सर्कुलर मोशन. सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें भी है, स्पाइरल वाले में है, इसमें भी है, हीलिक्स कॉइल वाले में भी है, और प्योर सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल फोर्स है. लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? स्पाइरल कब बनता है? स्पाइरल तब बनता है जब वेलोसिटी गिर रही होती है, तो वो रेडियस कम होता होता स्पाइरल बन जाता है. हीलिक्स कॉइल कब बनता है? जब आपके पास सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है. लेकिन एक कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जैसे इस Vx को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, तो इट वाज नॉट गेटिंग इफेक्टेड, तो ये इसलिए हीलिक्स कॉइल बनता हुआ निकल रहा था. इसमें सर्कुलर मोशन क्यों है? बिकॉज हमारी स्पीड कांस्टेंट रह रही है और हमारे पास कोई और कंपोनेंट नहीं है मोशन का, हमेशा वेलोसिटी और ये परपेंडिकुलर ही होते हैं. सो लेट्स क्लेरिफाई दिस, लेट्स क्लेरिफाई दिस के the force is perpendicular to the velocity, to the velocity at all times, and the magnitude of the velocity does not decrease. ठीक है जी. स्टिल पहले के 2 मार्क्स तो कर लोगे, तीसरा वाला मार्क थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा अनफेयर इन्होंने किया है, बिकॉज इन्होंने प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं किया, करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मार्क्स की में लिखा है. तो जस्ट टेलिंग यू गाइस, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई इतना शातिर दिमाग होगा. मैं खुद भी होता तो मैं प्रॉब्ली ये तीसरा मार्क नहीं ले पाता, मेरे दिमाग में नहीं आता कि ये सर्कुलर पाथ क्यों बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन क्यों नहीं बोल रहे हैं. अच्छा, स्टेट द मेजरमेंट्स नीडेड इन ऑर्डर टू डिटरमिन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो इस एक्सपेरिमेंट से याद है चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला क्या था फॉर द इलेक्ट्रॉन, जो हम ये करते थे, या अगर डेरिवेशनल स्टेप्स याद हो हमें, हाउ डू यू वर्क आउट द चार्ज टू मास रेशियो इसका? नहीं याद? ओके जी. तो याद क्या था? ये था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स इन दिस केस सिनेरियो. ठीक है जी, क्योंकि हम कहाँ घूम रहे हैं? हम इसमें घूम रहे हैं, सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहे हैं. इलेक्ट्रिक फोर्स पहले इस्तेमाल हुई होगी, प्रदीप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पहले इस्तेमाल हुई होगी वेलोसिटी सिलेक्शन करने के लिए, वेलोसिटी सिलेक्ट करके यहाँ पे भेजी, तो ये सर्कुलर पाथ कर रहा है. ठीक है जी. तो एफ सी इक्वल्स टू एफ मैग, और फिर ये एफ सी कैसे खोलेंगे? एम वी स्क्वायर अपॉन आर से खोल लेते हैं. सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर विल इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे वेलोसिटी पता है, मैं वेलोसिटी सिलेक्ट करके इधर भेजिए, तो मैं वेलोसिटी वाले से खोल रहा हूँ. और ये एफ मैग्नेटिक क्या है? ये क्या थी? बीक्यूवी फॉर अ मूविंग चार्ज, बीक्यूवी. तो बीक्यूवी ये आ गई है. अच्छा, वी और ये वी उड़ा दो, और चार्ज टू मास रेशियो चाहिए, यानी वी ओवर बी आर वुड गिव मी द चार्ज टू मास रेशियो, राइट. अच्छा, तो अब मुझे मेजरमेंट्स, मैंने ये नहीं पूछा कौन कौन से वेरिएबल मेजर करना, उन्होंने पूछा है कौन कौन सी मेजरमेंट्स आपको लेनी पड़ेंगी. ठीक है जी. तो हमें जो मेजरमेंट्स लेनी है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी सिलेक्ट करके जो भेजी हमने ये क्या है, ये पता होनी जरूरत है. ये मेजरमेंट नहीं ले सकते आप, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, आपने पहले वेलोसिटी जो सिलेक्ट करी है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग हॉल प्रोब, तो वील डू दिस मेजरमेंट. और रेडियस आर वी यूज टू मेजर थ्रू, हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप या पिक्चर लेके कर सकते थे. तो वी आर गोइंग टू से, दो लिखने हैं, खैर बी और आर भी लिख दोगे, तो वी कैन से व्हाट, वी विल से दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड, ये जो दिखाई हुई है. दूसरी बात ये रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है जी. और याद होगा मैंने दो चीजें सिखाई हैं. ठीक है जी. एक तो मैंने सिखाया था कि वेलोसिटी सिलेक्ट करते हैं थ्रू ई ओवर बी, एक वो वाला तरीका था जिसमें क्रॉस फील्ड बनाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों को क्रॉस में रखते हो ताकि आप वेलोसिटी सिलेक्ट कर सको. ठीक है जी. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और बी मेजर करना पड़ेगा, राइट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेजर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो कैसी थी? दैट वाज वी अपॉन डी.
तो आपको ये वोल्टेज पता होना चाहिए और आपको ये डी पता होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगेन हॉल प्रोब से मेजर कर सकते हो। तो यू कैन इधर लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिख रहा हूं, एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी मेजर करने की, एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस फील्ड यूज्ड टू सिलेक्ट वेलोसिटी। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें मेजर करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये तो एक तरीका था, ये याद होगा, ये एक तरीका था जिससे हम करते थे। एक और तरीका भी था कि आप क्या इस्तेमाल करते थे, आप ये इस्तेमाल करते थे, आप कोई ना कोई एक्सलेटिंग वोल्टेज इस्तेमाल करते थे। याद है, एक थर्मियोनिक एमिशन करते थे, इलेक्ट्रॉन निकला, फिर उसको एक एनोड के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज लगा के इसको बहुत जोर से एक्साइट करते थे, मतलब एक्सलेट करवाते थे कि ये इसमें से गुजर के बाहर निकल जाता था, एंड देन वी कुड नो व्हाट द वेलोसिटी इज। तो वो कैसे निकलती थी, वो ऐसे निकलती थी कि जो वोल्टेज होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मुझे वर्क डन निकालना है कि मैंने चार्ज पे कितना किया, मैं उसको VQ से निकाल सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये VQ, ये जो वर्क डन है कहाँ गया, ये उसने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनाई होगी। सो हाफ mv² विल इक्वल्स टू VQ, एंड देन जो ये V² है वो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा 2VQ अपॉन M, राइट। और फिर रूट कर दो दोनों साइड्स पे। सो बेसिकली यू इस वाली, अगर ये वाली मेथड लोगे जिसमें सिर्फ थर्मियोनिक इमिशन के बाद एक्सीलरेटिंग वोल्टेज लगा के इलेक्ट्रॉन को फुल स्पीड पे भगाते थे, नॉट द क्रॉस फील्ड वाली अप्रोच, तो उसमें सिर्फ आपको ये एक्सीलरेटिंग वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ये दो डिफरेंट अप्रोचेस है विच यू कैन यूज, विच यू कैन दोनों में स्टेट कर सकते हो आंसर। मार्क्स स्कीम, इस मार्क्स स्कीम में मिलेगा कि सिर्फ एक्सीलरेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कोई भी दो होते तो सही है, यू कैन राइट एज मेनी एज यू वांट, उसकी मसले की बात नहीं है। अच्छा, 2VQ अपॉन M और रूट कर दोगे तो हमें इसमें से ये पता नहीं जरूरत है, क्यों, चार्ज टू मास रेशियो तो निकालना चाह रहे हो। ठीक है जी, तो वो तो एज इट इज आगे चला जाएगा, उसका मसला नहीं है। ठीक है जी, और बाकी हम लोग सब कर लेंगे। सो दिस यू नीड टू फाइंड आउट, फाइंड आउट, ये वाली दो चीजें थी, ये फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें फाइंड आउट। ठीक है जी। तो मैंने सिर्फ वो चीजें सर्कल करी हैं जो मेजरमेंट्स करनी है। ठीक है जी, मैंने ये नहीं मार्क किया जो वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए, मैंने मार्क किया जो मेजरमेंट्स करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है अबाउट दी मेजरमेंट्स, नॉट अबाउट विच वेरिएबल्स यू वांट टू नो। ठीक है जी, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आ जाओ इधर। The output of a power supply is represented by V equals to 9 sin 20t, where V is the potential difference in volts and T is the time in seconds. Determine for the output of the supply the root mean square voltage VRMS. So what is the VRMS voltage for this? V naught over root 2. Very good. So this is V equals to V naught sin omega t. Right? We can see that V naught is 9. So VRMS क्या बन गया? VRMS होता है V0/2, सो इट इज बेसिकली 9/√2। आंसर आ गया है हमारे पास 6.4 वोल्ट्स। मैं इसको 2 सिग्निफिकेंटली लिख रहा हूं, सो 6.4 वोल्ट्स इज आर RMS वैल्यू। द पीरियड T, हाउ डू वी वर्क आउट द पीरियड T? ओमेगा, ओमेगा इज 20। ओमेगा का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूं टू एक्सपैंड ओमेगा? 2 pi/T। सो 2 pi/T ओमेगा, which is omega equals to this 20 जो ये लिखा हुआ है। So basically T equals to 2 pi divided by 20 is the answer, 0.31 seconds. Perfect. So 0.31 seconds, 0.31 seconds. अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है? The variation in the time T of the output potential difference V from two different power supplies are shown in figure 9.1, 9.2. एक साइनोसोडियल वेव है, एक स्क्वायर वेव आउटपुट है, दोनों ऑल्टरनेटिंग करंट्स। द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल, यानी यहाँ पे जो V0 दिखाई हुई है यहाँ पे भी वही V0 है। State and explain whether the same power would be dissipated in a 1 ohm resistor connected to each power supply. तो सेम पावर होगी या डिफरेंट पावर? डिफरेंट, एंड व्हाई इज दैट? RMS is different. Different powers as VRMS is different. ठीक है जी, याद होगा मैंने करवाया था
कि जो आपका जो साइनोसोडियल वाला है सिर्फ उसका फॉर्मूला ये V0/√2 है VRMS का। स्क्वायर वेव वाले का क्या है, स्क्वायर वेव वाले का वो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें, लेकिन स्क्वायर वेव यूजुअली होता है कि जो इसकी ये वाली पावर, ये वाली V0 आ रही है, यही इसकी VRMS होती है। क्यों? वो तब कब होता है जब फॉर एग्जांपल ये 4 सेकंड के लिए ऑन थी, 4 सेकंड के लिए इस तरह से थी, तो मतलब ऑन ऑफ टाइम या मतलब नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल इसकी बराबर थी। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है कि इसकी जो मीन पावर, सॉरी मीन वोल्टेज होता है, यानी जो इसका आरएमएस वोल्टेज होता है वो इसी के बराबर आता है। सो द थिंग इज कि इसका आरएमएस वोल्टेज डिफरेंट है, इसका आरएमएस वोल्टेज डिफरेंट है, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट वेवफॉर्म्स, देयरफॉर दे डू नॉट हैव द सेम पावर्स। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलो। The power supply is connected to a transformer. The input power to the transformer is 80 watts. The secondary coil is connected to a resistor. The RMS voltage across the resistor is 120 volt. The RMS current in the secondary coil is 0.64 amperes. Calculate the efficiency of the transformer. You have been given the input power. ठीक है, सबसे पहले तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, इट वाज द यूजफुल आउटपुट पावर, अगर मैं पावर की टर्म में कर रहा हूं इसको, वरना पावर की जगह एनर्जी भी लिख सकते हो, तो यूजफुल आउटपुट पावर अपॉन टोटल इनपुट पावर, टोटल इनपुट पावर। ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्मर्स वाला कॉन्सेप्ट का कुछ भी नहीं है, इसमें ट्रांसफॉर्मर्स वाले कॉन्सेप्ट का कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सवाल करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें वो वाइंडिंग टर्न रेशियो वाली चीज नहीं है। यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, एंड देन इनटू 100। अच्छा, यूजफुल आउटपुट पावर, उन्होंने आपको आरएमएस वोल्टेज दे दिया है ये, और आरएमएस करंट दे दिया है आपको ये। कैन आई फाइंड आउट कि आउटपुट पे मेरी पावर कितनी है? इसी तरह निकाल सकते हैं वो। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला? तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला था V इंटू आई, राइट, आई इंटू वी। बट इन दिस केस सिनेरियो हमारे पास आरएमएस वोल्टेजेस है, सो वी शैल बी यूजिंग आई आरएमएस इंटू वी आर एस। ठीक है, ये याद रखना है जब भी ऑल्टरनेटिंग की बात हो रही है तो फिर उसमें हर चीज, उसकी सारी चीजें आरएमएस में चल जाती है। एंड देन आपकी टोटल इनपुट पावर जो थी वो 80 वाट थी, और फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सो 0.64 इंटू 120 अपॉन 80 एंड देन इंटू 100। व्हाट्स द आंसर कमिंग आउट टू बी? दिस इज 96%। ठीक है, वेरी गुड वजीहा, मुझे लग रहा है आज सिर्फ वजीहा मेरे साथ पढ़ रही है, बिल्कुल साथ दे रही है। अच्छा, स्टेट वन रीजन व्हाई द ट्रांसफॉर्मर इज नॉट 100% एफिशिएंट। तो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग है जो रेक्टिफायर में था, और ये था जो थोड़ा बहुत है ट्रांसफॉर्मर का, वो इस्तेमाल कब होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, वो सब कुछ है। सो कैन यू सजेस्ट एनी रीजन व्हाई द ट्रांसफॉर्मर इज नॉट 100% एफिशिएंट? कोई अगर इलेक्ट्रिकल चीज 100% एफिशिएंट नहीं होती है तो वो क्या वजूहत हो सकती है कि वो 100% एफिशिएंट ना हो? हीट लॉस एज एनर्जी, परफेक्ट वजह। सो हीट लॉसेस इन वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, तो वो आखिर में तार ही, तो तार तो इवेंचुअली गर्म होंगे ही क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस तो होंगी। तो इसलिए देयर इज हीट लॉसेस इन वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, उसकी वजह से ये 100% एफिशिएंट नहीं है। By reference to photoelectric effect, explain what is meant by work function energy. So the minimum amount of incident photon energy required to emit electrons from the surface of a target metal. Acha, then in an experiment, electromagnetic radiation of frequency f is incident on a metal surface. The results in figure 10.1 show the variation with frequency f of the maximum kinetic energy Emax of electrons emitted from the surface. तो फ्रीक्वेंसी के साथ Emax से रिलेशनशिप दिया हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, यानी हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट्स यूज हमारी नॉलेज एंड लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है। अच्छा, सो वी नो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, क्या थी, Emax इक्वल्स टू HFI माइनस HFO। ठीक है जी। अच्छा, ये F क्या है, ये F है जो इंसिडेंट है, तो यानी ये FI जो है वो
एफ ही है, मैं इधर से एफ आई हटा रहा हूँ, मैं इसको एफ ही लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा ना, अब क्या है, एफ इज ऑन दी एक्स एक्सिस, ई मैक्स इज ऑन दी वाई एक्सिस, ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी ही लीनियराइज्ड है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है जी। ये आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज एच, यानी ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एच एफ नॉट यानी वर्क फंक्शन एनर्जी क्या है, वो वाई इंटरसेप्ट है। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट अगर हम देखना चाहें तो एक मसला ये आ रहा है कि वाई इंटरसेप्ट जो है वो ग्राफ में हमें विजिबल नहीं है, वी कैन नॉट सी द वाई इंटरसेप्ट इन द ग्राफ। तो देन लेट्स सी, शायद हो सकता है एक्स इंटरसेप्ट हमें कोई वैल्यू दे दे। सो एक्स इंटरसेप्ट पे क्या है, एक्स इंटरसेप्ट पे ई मैक्स 0 है, so if the Emax is 0 at the x-intercept, so HF minus HF naught. Let's send that over there. So HF naught will equals to HF, and we see, oh, H और H cancel, यानी F will equals to F naught. यानी ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये एक्चुअली F naught है, this is F naught. परफेक्ट हो गया। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, डिटरमिन दी वर्क फंक्शन एनर्जी इन जूल ऑफ द मेटल यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो वी कैन सी हमारी जो एफ नॉट है वो 5.45 है, आई बिलीव 5.1 5.2 5.45 है। सो देन वी नो हमारी वर्क फंक्शन कैसे दी जाएगी, इट विल बी 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, और हमारी ये 5.45 इंटू 10 टू द पावर 14, ठीक है जी। इसमें ये जो लीनियर लॉ है इसमें ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जरूर वर्कआउट कर लिया करें साइड में कि वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, अक्सर बेशतर इट हेल्प्स। सो ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सो 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अच्छा जी, नाउ अब आगे चलो। The work function in electron volt for some metals is given in table 10.1. Tungsten, magnesium, potassium. Determine the metal used in the experiment. Show your working. ठीक है, so I am just going to copy paste it आगे। आप लोग मुझे बताओगे कौन सा मेटल है जो ये इस्तेमाल, ठीक है जी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, कौन सा मेटल है। सो दिस इज अ CAIE ट्रिक, ये जूल में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो ये जूल में लिखी हुई है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इस टेबल में देख पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। तो मैं ये यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो वी वांट टू नो व्हाट्स 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, what is that in x electron volts, when I know that 1.6 into 10 power minus 19 joules is 1 electron volt, ठीक है। तो x क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2.3, we are getting 2.3 electron volts। तो फिर अब कौन सा आंसर सही है, डेफिनेटली पोटेशियम, सो पोटेशियम इज करेक्ट, पोटेशियम, बस पोटेशियम ले लिया हमने, ठीक है जी। हमने सिर्फ डिटरमिन करना था, बाकी हमने वर्किंग करके दिखा दिया। इनने पता नहीं एक लाइन क्यों दी है, किस खुशी में दी है, समझ से बाहर है क्या, बेगाने हो जाते हैं कई बार। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी इन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं फॉर वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वही रखी है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या सेम रहेगी, सेम, यस। इंटेंसिटी डज नॉट इफेक्ट, so रिमेन सेम, और इसका रीजन भी लिखना है, ठीक है। इस दफा स्टेट नहीं बोला ना, स्टेट और एक्सप्लेन दोनों लिखा है। अच्छा, स्टेट एक्सप्लेन कैसे करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पूछ रहे हैं हम, जब भी कैलकुलेशन हम फोटॉन्स के बारे में बात करते थे। सो रिमेन सेम एज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इज सेम। अच्छा जी, और द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो इंटेंसिटी आपने इंक्रीज करी है, रेट ऑफ इमिशन क्या होगा, रेट ऑफ इमिशन डिक्रीजेस, विल रेट ऑफ इमिशन इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, तो इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं, इट शुड इंक्रीज वैसे तो, लेकिन याद ना हो तो चेक कर सकते हैं। इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, एंड देन एनर्जी खोल दो NHF अपॉन एरिया इनटू टाइम से, देन इंटेंसिटी इक्वल्स टू N अपॉन T इंटू HF अपॉन A, ये सब चीजें कांस्टेंट।
सो अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो अगर ये पूरी चीज x है तो दिस शुड also increase. So the rate of emission of photoelectrons increases as the number of photons incident increases. Number of photons incident per unit time. Increases. अच्छा, आगे चलते हैं. Electrons are accelerated through a potential difference of 100 kilovolts. They are then incident on a metal target. They decelerate and X-ray photons are emitted. Calculate the maximum possible frequency of the emitted X-ray photons. How do I work out what maximum frequency क्या आ सकती है मेरे पास? HF. So वजिया बोल रही हैं कि you know that the energy of an electron is HF. Actually, I have the H, I don't have the F. I don't have the F. ठीक है जी, तो F ही ढूंढना है. E भी नहीं पता, E कहाँ से लेके आए? 100 kilovolt is the voltage. That's not the energy. This is the accelerating voltage. This is the accelerating potential difference. अभी थोड़ी देर पहले मैग्नेटिज्म के उसमें डिस्कस किया है, जो वो था जो एक्सेलरेट करते हो एक इलेक्ट्रॉन को, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? That is given through voltage का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज है. तो if you want to give the work done that you've done on some charge because of applying a voltage across it, because of applying a voltage on it, तो वो VQ से दिया जाता है. Alright, so that is given by a VQ. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर बस ये लिख रहा हूँ कि वर्क डन जो करते हो एक इलेक्ट्रॉन पे वो VQ कहलाता है. ठीक है जी. अब देखो क्या हुआ, आपने वर्क डन किया है किसी इलेक्ट्रॉन पे जो है VQ के बराबर. वो इलेक्ट्रॉन आके उसने डिसेलरेट किया और उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला ऐसा, सॉरी, उसने एक फोटोन निकाला ऐसा जिसकी HF आ रही. सो बेसिकली VQ इक्वल्स टू HF. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. V क्या है? V हमारा था 100 किलोवोल्ट, सो 100 into पावर 3. Q क्या था हमारा? हमारा Q एक इलेक्ट्रॉन था, सो 9.11 into 10 पावर माइनस 31. H क्या है? वो है 6.63 into 10 पावर माइनस 34. I believe we can get the frequency out. कि वो frequency क्या होगी? So what is the frequency that we're getting? 137. Shit. Sorry, my bad. My bad. मैंने मास डाल दिया इधर गलती से, चार्ज इलेक्ट्रॉन का. My bad. मैंने गलती से इधर मास डाल दिया, नॉट द मास, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. माय बैड, मेरा दिमाग ही फिसल गया, पता नहीं क्या सोचा था. अच्छा, गलती से पुट दी मास इन. सॉरी, आई विल डू दिस कैलकुलेशन. 100 into 10 power 3 into 1.6 into minus 19 and then divide by 6.63 into minus 34. So we're getting 2.41 into 10 to the power 19. So 2.41 into 10 to the power 19, that is our frequency. Acha. Explain why an aluminium filter may be placed in the X-ray beam when producing an X-ray image of a patient. तो एल्यूमिनियम फिल्टर क्यों इस्तेमाल होता था? किसी को याद है? नहीं याद? एल्यूमिनियम फिल्टर वाज यूज्ड टू एब्सॉर्ब दी या कंट्रोल दी सॉफ्ट एक्सरेज. जो सॉफ्ट एक्सरेज थी जिनकी एनर्जी कम होती थी, जो पेनिट्रेट नहीं करती थी पेशेंट को, तो इनको एब्सॉर्ब करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए ये एल्यूमिनियम फिल्टर इस्तेमाल होता था. तो दी एल्यूमिनियम फिल्टर इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब. अब मुझे लंबी करनी है 3 मार्क्स के लिए, तो मैं थोड़ी लंबी करूंगा. सॉफ्ट एक्सरेज which do not which have, yeah, which do not क्या, which have low energies and get absorbed in the patient. ठीक है, get absorbed in the patient, और पेशेंट में एब्जॉर्ब हो जाती है और कंट्रीब्यूट नहीं करती इमेज को. राइट, गेट एब्जॉर्ब द पेशेंट एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इमेज. डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इमेज. अब मसला क्या है, पेशेंट में एब्जॉर्ब क्यों नहीं होने देनी हमने? क्योंकि पेशेंट को कैंसर हो सकता है, उसको डोजेज में उसकी इजाफा हो सकता है, तो हम इसको इसलिए हटा देते हैं. सो एंड गेट एब्जॉर्ब इन द पेशेंट एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इमेज. These must be removed as
they can contribute to the dosage of the patient. ठीक है, तो पेशेंट को नुकसान हो जाएगा, सॉफ्ट एक्सरेज से हमें कोई फायदा भी नहीं हो रहा और उल्टा पेशेंट नुकसान हो रहा है, इसलिए हमने इसको हटा दिया ताकि पेशेंट बच जाए और हमारा कोई वैसे भी कोई हमें फायदा हो नहीं रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ इधर। The linear attenuation absorption coefficients mu for X-rays in bone, blood, and muscle are given table 11.1. ठीक है जी। A beam of these X-rays is incident on a person. Calculate the percentage of intensity of the X-ray beam that has been absorbed after passing through 0.80 centimeter of blood. So, what do I use? Which formula to use over here? So I naught 1. So it is the decay equation for intensity. Intensity equals to I over I naught E minus mu x. ठीक है जी। अच्छा, अब देखो परसेंटेज निकालनी जितनी एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है जी, कितनी एब्जॉर्ब हो चुकी है वो निकालनी है। अब मसला क्या है, आय क्या है, आय वो होती है जो ट्रांसमिट हो जाती है, जो बाहर आ जाती है हमारे पास। ठीक है जी, तो पहले तो ये आय निकाल लेते हैं, आई नॉट डाल लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अच्छा, तो आई हमें नहीं पता, हमें आई नॉट भी नहीं पता, हमें ई डाला हमने, म्यू क्या था ब्लड का, वो था 0.23 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसलिए मैं इसको 0.23 ही लिख रहा हूँ और इसको भी मैं 0.8 लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। तो द आंसर दैट वी गेटिंग फॉर आई अपॉन आई नॉट, ये क्या आ रहा है, लेट्स फाइंड दिस आउट। सो दिस इज ई माइनस 0.23 इंटू 0.80। Now, this is a 0.831 या 832, let's say that, इतना काफी हमारी। अच्छा, अब अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बिल फर्स्ट, तो क्या आएगा, तो ये आएगी कितनी परसेंटेज ट्रांसमिट हो गई, राइट। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये थी इंसिडेंट इंटेंसिटी, राइट। सो रिजल्टेंट अपॉन इंसिडेंट, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी जितनी ट्रांसमिट हो गई। तो अगर मुझे ये चाहिए कितनी एब्सॉर्ब हो गई है, तो what I'll have to do is I'll have to subtract this from 100, right? अगर 83%, 83.2% absorb हो गई, इसका मतलब है तकरीबन 17 या 16.8%, सॉरी 83.2 अगर ट्रांसमिट हो गई है तो तकरीबन 16.8 एब्जॉर्ब हो गई होगी। ठीक है जी। सो बेसिकली क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग 100 ओवर हियर, इधर परसेंटेज निकालने के लिए, एंड सिमिलरली इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास आ गया 83.2% इज ट्रांसमिटेड। और अगर मैं 100 में से 83.2 निकाल लूं तो मेरे पास आता है 16.8% विच इज एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, क्योंकि मुझे सब कुछ टू सिग्निफिकेंट दिया हुआ था तो मैं टू सिग्निफिकेंट ही लिख रहा हूं, मैं 17% एब्सॉर्ब लिख रहा हूं। अच्छा, moving onwards, in an X-ray image, white regions show greater absorption of X-rays than dark regions. पता होगा obviously, patient बहुत absorb ज्यादा जहां पे कर लेता है तो पीछे स्क्रीन इतनी काली नहीं होती है। State and explain the difference between the X-ray image of bone compared to that of muscle. अच्छा, मसल की ये लिखी हुई, ब्लड की ये लिखी हुई, ठीक है, तो वो कह रहे हैं आप कंपेयर करो कि दोनों की इमेज हमें कैसी लगेगी जो हमें दिखेगी, राइट। इसकी 0.23 है, उसकी 0.22 है, मसल की 0.22, ब्लड की 0.23। एनी आइडियाज हाउ वी राइट दिस आंसर? व्हाट इज द अकल का तकाजा हमारी? वी हैव टू कंपेयर बोन एंड मसल, यस यू हैव टू कंपेयर बोन एंड मसल, एंड फॉर कंपैरिजन ये उठा के यहाँ पे डाल भी देता हूँ जस्ट फॉर यू। तो सॉरी, बोन एंड मसल करना है, सॉरी सॉरी, मैं ब्लड एंड मसल कर रहा था, माय बैड माय बैड माय बैड। हाँ, तो बोन एंड मसल 3 और 0.22 वाला, तो अकल का तकाजा क्या है, बोन कैसी दिखती है एक्सरे में और एक मसल कैसी दिखती है? बोन इज लाइटर पील्स, बोन इज डेफिनेटली द वाइट पार्ट, आपके एक्सरे में जो व्हाइट व्हाइट नजर आता है वो हड्डियां होती हैं आपकी। ठीक है, व्हाई इज दैट हैपनिंग? मसल इज डार्कर रीजन, तो व्हाई इज दैट हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? So it will absorb more. Yani bone has greater mu, so it absorbs more there, so therefore bone appears more whiter than the muscle. So bone has greater mu than muscle, so it absorbs more, and so
appears whiter than muscle। ठीक है जी, ये हो गया, ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक लास्ट पेज ही रह गया। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, द मिनिमम amount of energy required to break a nucleus and separate its constituents at infinity। ठीक है जी, ये आ गया यूरेनियम की फ्यूजन, सॉरी यूरेनियम की फ्यूजन। द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन मारते हो, सीजियम और रुबिडियम बनते हैं और वाई न्यूट्रॉन निकलते हैं। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। आई बिलीव वी कैन, अगर हम नीचे एटॉमिक नंबर इस्तेमाल कर लें। x is 37, y is 1। Wow, that was fast, man। x is 37, y is 1। Let's check। किस तरह से किया कशिश ने दी जल्दी। This is 92, this is 55 plus x, right? और वो 0 है तो y into 0 0 हो गया। और when you are going to do this, so 92 minus 55 comes out to be 37। सो यू आर गेटिंग 37, बिल्कुल सही बोला कशिश ने। अच्छा, ये ऊपर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 236। ये क्या है, 144 प्लस 90, 144 प्लस 90, एंड दिस इज प्लस y into 1 y। सो 236 minus 144 minus 90 is giving me 2। ओके, सो दैट वाज रॉन्ग, ये आ गया हमारे पास 2। इधर कर लोगे x को सॉल्व, x आ रहा है 37। इधर कर लोगे y को सॉल्व, इन दोनों को इक्वल करके, तो y आ रहा है 2। स्टेट द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ये मैंने बता दिया था, दिस वाज न्यूक्लियर फिजन। अच्छा, कंपेयर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम विद द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ सीजियम। तो कैसे करें कंपेयर। और फिर इसका आखिरी वाला पार्ट इज प्रॉब्ली द हार्डेस्ट पार्ट। आज तक बच्चे भेजते हैं कि सर ये बता दे, समझा दे, हो नहीं रहा, ये क्या हुआ हमारे साथ। तो वी विल सी दैट। तो सीजियम की बड़ी होगी या यूरेनियम की बड़ी होगी, कुछ याद है। वाई डू एटम्स डिके इन द फर्स्ट प्लेस, वाई वुड यूरेनियम गो अंडर दिस रिएक्शन। अगर वो करता है ऐसा तो क्यों करता है। इफ यूरेनियम वांट्स टू गो अंडर दिस रिएक्शन, और वो हकीकत में करता भी ऐसा, तो इसलिए करता है बिकॉज इट वांट्स टू गेन मोर स्टेबिलिटी। यानी इसका मतलब ये है यूरेनियम से ज्यादा स्टेबल सीजियम और रुबिडियम है, यूरेनियम से ज्यादा स्टेबल सीजियम और रुबिडियम है। यानी इस बात का ये मतलब हुआ कि लाजमी सीजियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी देन यूरेनियम। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जो उसको तोड़ के इन्फिनिटी तक पहुंचाने की एनर्जी है। तो यूरेनियम वांट्स टू गेट हायर बाइंडिंग एनर्जी, ताकि उसको कोई तोड़ के इन्फिनिटी तक पहुंचा नहीं दे उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को। तो सीजियम मस्ट हैव ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी। सीजियम 144 हैज ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी than uranium 235। अच्छा, कंपेयर लिखा हुआ, एक्सप्लेन लिखा हुआ, तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, तो कंपेयर लिखा हुआ। अच्छा, वाइट्रियम 90 डिकेज इनटू जिरकोनियम अ स्टेबल आइसोटोप। वाइट्रियम 90 डिके करता है जिरकोनियम में, जिरकोनियम फिर कहीं जैसे डिके नहीं करता, ये स्टेबल है। अ सैंपल इनिशियली कंसिस्ट्स ऑफ प्योर वाइट्रियम, वाइट्रियम है, हेट्रियम है, क्या है इसका नाम अल्लाह जाने, खैर वाइट्रियम 90। ठीक है जी। तो कैलकुलेट द टाइम इन डेज व्हेन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वाइट्रियम न्यूक्लियाई to the number of zirconium 90 nuclei would be 2.0। The half life of yttrium is 2.7 days। अच्छा, सबसे पहले तो एक हिंट तो सबसे पहले ये देते हैं, हमेशा हाफ लाइफ बताते तो कोई ना कोई लैम्डा वाली चीज है। तो पहले तो लेट्स यूज दिस हाफ लाइफ टू वर्क आउट द लैम्डा, क्योंकि हाफ लाइफ का कुछ खास काम होता नहीं है। सो टी हाफ इक्वल्स टू ln2 अपॉन लैम्डा, एंड देन वी सी कि टी हाफ हमारी जो है वो 2.7 है, सॉरी लैम्डा आ जाएगा हमारा ln2 ओवर 2.7। मैं डेज में ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इधर फाइनल आंसर डेज में ही दे रहे हैं, तो आई एम नॉट चेंजिंग दैट। तो ये आ गया हमारा। अच्छा, अब आ जाओ इस पे कि व्हाट आर दे इवन टॉकिंग अबाउट। अच्छा देखो, आई नीड टू वर्क आउट व्हाट्स द टाइम। ये आएगा सिर्फ डिके इक्वेशन से ही, कितना टाइम लगा इधर से इधर पहुंचने में। ठीक है जी।
अब प्रॉब्लम क्या है, दे हैव पुट द क्वेश्चन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, अ वेरी कंफ्यूजिंग मैनर। वो ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द टाइम इन डेज व्हेन द रेशियो of the number of yttrium nuclei to the number of zirconium nuclei would be 2.0। यानी अगर मैं n ले लूं yttrium के न्यूक्लियाई के और अगर मैं n ले लूं zirconium के न्यूक्लियाई के, तो वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 2। More appropriately it would be something like 2/1, right? Don't you agree? 2.0 यानी 2/1। यानी इस बात से मतलब ये हुआ कि जो इसके न्यूक्लियाई हैं yttrium के, वो 2 टाइम्स हैं इसके न्यूक्लियाई के। So you have 2 times the nuclei of yttrium as compared to zirconium। ठीक है, मतलब अब देखो हो क्या रहा है, yttrium डिके करता है, yttrium डिके कर रहा है, कोई वैल्यू से स्टार्ट किया, डिके करते करते इतने हो गए कि zirconium के आधे हो गए और yttrium के उसके 2 टाइम्स। ठीक है, इट डिकेड और ये 2 टाइम्स हो गया, ये 1 टाइम हो गया ऑफ दैट। अच्छा, जिरकोनियम अब बन कहां से रहा है, जिरकोनियम तो वाइट्रियम से ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जिरकोनियम था ही नहीं बिल्कुल शुरू में, जब जब सिर्फ वाइट्रियम था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एन नॉट था वाई का, वो क्या था, वो 2+1 था, राइट, इक्वल्स टू 3। अगर कुछ टाइम गुजरने के बाद ये 2/1 हो गया, ठीक है, जिरकोनियम खुद से तो पैदा नहीं हुआ ना, वाइट्रियम से ही आया। सो वाइट्रियम से अगर आया है तो इसका मतलब ये जो जिरकोनियम अभी आ रहा है, ये पहले वाइट्रियम था सारा। तो इसका मतलब जो एन नॉट था वाइट्रियम का, वो 2+1 3 था। यानी अभी तो पूरे उस होल सैंपल में से 2 पार्ट्स वाइट्रियम के, 1 पार्ट जिरकोनियम का। अब मेरे पास जो है वो क्या है, अगर मैं इनिशियल वाली कहानी देखूं तो मेरे पास सारे के सारे 3 पार्ट्स क्या थे, वो वाइट्रियम के ही थे। अच्छा, ये रेशियो में है अभी भी, ये पार्टिकल्स में नहीं है। ये मैंने एन नॉट एन वाई ये तो लिखा है, लेकिन दिस इज स्टिल इन अ रेशियोइक फॉर्म, दिस इज नॉट एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, सो नाउ आई विल कन्वर्ट दिस इनटू माय डीके इक्वेशन। अच्छा, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं कि आपने n/2 डाल देते, n0 1 डाल देते, क्यों नहीं किया, ये कुछ ऐसी कोई कहानी क्यों नहीं करी। वो इसलिए करी क्योंकि डीके इक्वेशन एक ही चीज पे लगती है, वाइट्रियम पे करो तो वाइट्रियम पे करो, जिरकोनियम पे करो तो जिरकोनियम पे करो सिर्फ, वरना नहीं। और अप्रोप्रिएट यही होता है कि जो डिके कर रहा है उसकी डिके इक्वेशन n=n0 e - λt है, वरना वो ही चेंज करके अगर उसकी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की इक्वेशन निकालना चाह रहे हो तो वो 1 - λt, सॉरी ये हो जाती है 1 - समथिंग, वो नहीं जो हमने पढ़ी थी, खैर वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये अब जब भी करोगे तो आपको सिर्फ उस डिके वाली चीज पे करना है और उसी की कहानी रहेगी पूरी। अच्छा, सो आई विल यूजिंग n=n0 e - अच्छा, मसले की बात क्या है, मसले की बात ये है कि ये n जो है, n n y लेने हैं और n0 भी y के लेने हैं। अच्छा, अब n y जो है वो मेरे 2 है, ठीक है जी, और मेरा n0 जो है वो 3 है। ठीक है, ये ध्यान में रहे कि अभी भी ये रेशियो एक फॉर्म में ही है, दीज आर नॉट द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी, अब ये रेशियो फॉर्म में है, लेट्स से कि कोई ना कोई इसके कोई इसके जो थे वो x थे, लेट्स से इसके जो है पार्टिकल नंबर इसके n0 y जो था वो x था। ठीक है, तो ये बेसिकली बस ये है कि वट एवर द थिंग इज, पार्टिकल्स की जो भी होगी कन्वर्जन, कहते हैं लेट्स से ये 2 जो भी होगा, राइट, 2 और 3 है, राइट, पार्टिकल्स के साथ है वही घूम फिर के कहानी, वही उतने ही मोल से मत देखो और ये देखो और वो देखो कर कर आके खैर वही आता है। बात ये समझाने की है कि n/n0 में 2/3 ले रहा हूं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स को भी डिवाइड करोगे तो ये आएगा। ठीक है, इस बात को समझो, इस बात को कैसे समझना हो, ये जिस बात को समझो कि ये ऐसा नहीं है कि इसके 2 पार्टिकल इसका 1 पार्टिकल, और ना ही ऐसा बात है कि इसके 3 पार्टिकल है। ये बात क्या है, बात ये है कि रेशियो एक फॉर्म में है, यानी ये 2:1 का रेशियो है, पहले ये पूरे के पूरे 3 पार्ट्स इसके थे। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि n0 y जो था वो असली में शुरू में x था, ठीक है, अभी ny जो है, अभी जो ny है अभी, वो क्या है, वो 2 हिस्से है उस पहले के 3 के हिस्से का। तो वो बेसिकली वो क्या है, अगर हम x को 3 हिस्से बोल रहे हैं तो अभी ny जो है वो उस 3 हिस्सों का इतना है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये करूं भी कि n0 जो है वो बेसिकली मेरा ये x है और ये जो है वो मेरा 2/3x है, तो ये x और x कैंसिल हो रहे हैं, इसीलिए n/n0 ये 2/3 आ रहा है। ठीक है, इस बात को क्लियर रखना अपने पास, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। अच्छा, एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू पुट इन e - λt। लैम्डा हम निकाल चुके हैं, लैम्डा क्या आ रहा है, वो आ रहा है ln2/2.7 इनटू
टाइम हमें ये टाइम निकालना पड़ेगा। तो लेट्स डू दिस। अच्छा जी, ये टाइम कैसे आएगा? लेट्स अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स इस पे भी। सो ln एंड ln एंड व्हाट डू वी गेट? वी आर गेटिंग के जो टाइम है वो कैसे आएगा? वो आएगा ln 2/3 डिवाइडेड बाय -ln 2/2.7। व्हाट इज द टाइम दैट वी गेटिंग इन डेज? मेरे पास 1.579 आ रहा है, 1.579। सो दिस इज अ 1.6 डेज करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट जो उन्होंने मुझे दिया हुआ था। सबको समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है जी। यहाँ पे मैं आप लोगों की क्लास खत्म कर रहा हूँ।